गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्याय 7वां जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे उच्च और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ता गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। तो इस अध्याय में बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, जनजातियों का निवास, जनजातियों का इतिहास, जनजातीय लोग कौन थे, चेर सरदारशाही, कर्नाटक और महाराष्ट्र की जनजातियां, इन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। आइए समझ लेते हैं बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज का मतलब क्या है। तो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए कुछ सामाजिक रीति रिवाज और नियम थे, लेकिन ये सुझाए गए नियम एक विशिष्ट समाज था जो इन नियमों को और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। और असमान वर्गों में विभाजित नहीं थे। मतलब यहाँ उच्च नीच, अमीर गरीब ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता था। ऐसे समाजों को हम जनजातियां कहते हैं। प्रत्येक जनजातियों के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। मतलब उनका किसी न किसी से कुछ न कुछ नातेदारी का संबंध आता था। उनका व्यवसाय होता था खेती करना, शिकार करना, संग्रहण करना और पशुपालन, ये उनके प्रमुख व्यवसाय थे। कुछ जनजातियां जो थी वो खानाबदोश थी। खानाबदोश का मतलब थी कि एक जगह से दूसरे जगह घूमती थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। इसका मतलब वह एक जगह स्थायी नहीं रहते थे, वो घूम घूम कर ही अपनी आजीविका चलाते थे। संयुक्त रूप से इनकी भूमि पर उनका संयुक्त रूप से अधिकार होता था। भूमि और चरगाह पर वो नियंत्रण रखते थे। मतलब क्या है, पूरी समुदाय की उनकी संपत्ति होती थी। वह अपने खुद नियम बनाते थे और उसका पालन भी करते थे, और उसी नियमों और रीति रिवाजों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा भी करते थे। मतलब जो भूमि होगी, जो उनकी संपत्ति होगी, वह संपत्ति सामुदायिक रूप से सभी की, संयुक्त रूप से सभी की होती थी। तो इस प्रकार से सामुदायिक अधिकार उनका होता था। इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि जनजातीय नृत्य करते हुए, क्योंकि यह जो समुदाय है यह अपने रीति रिवाजों का पालन करते हैं और वह विशिष्ट त्यौहार में इस प्रकार के नृत्य का प्रदर्शन भी करते हैं। यह संताल खर्रा चित्र है। यहाँ हम समझ लेते हैं कि कुल, तो आदिवासियों में कुल होते थे। कुल का मतलब होता है कि परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। तो एक ही पूर्वज की वो संतान होती है, उसको बोलते हैं कुल। और जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर ही आधारित होते थे। तो इसका मतलब क्या है, कुल का मतलब होता है उनका वंश, मतलब एक ही व्यक्ति, एक ही पूर्वज की संतान होने का वो दावा करते थे, और इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी उनका वह कुल बनता था। जनजातियों का निवास कहाँ होता था? तो जनजातीय जनरली कहाँ रहते थे? तो जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में और दूसरी दुर्गम जगहों पर वह निवास करते थे। यही उनका निवास होता था। कभी कभी जातीय आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव भी होता था। जातीय आधारित का मतलब होता है कि जो ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया जो समाज होता है, उस समाज के साथ उन जो जाति आधारित समाज होता है, उन
समाजों के साथ उनका जब संपर्क आता था तो उनके साथ कभी कभी टकराव भी होता था। इस टकराव के बीच उनका संघर्ष होता था, उनके साथ लड़ाई भी होती थी और कभी कभी वह संघर्ष इतना तेज होता था या वह संघर्ष उग्र हो जाता था। जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखी और अपनी अलहदा संस्कृति को वो बचाया था, क्योंकि उनको अब उनकी संस्कृति प्यारी थी, उनको आज़ाद रहना पसंद था और इस प्रकार से उन्होंने दूर रहकर ही अपनी आज़ादी, अपनी संस्कृति को उन्होंने बचा के रखे। जातीय आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। एक बात यह है कि जब भले ही उनका जाति आधारित समाजों के साथ जब संपर्क आता था तो उनके साथ संघर्ष तो होता था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि जाति आधारित समाजों के साथ उनका जब संपर्क आता था तो वह विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए उन पर भी निर्भर रहना पड़ता था। मतलब क्या है, वो समाज उन समाज दोनों आदिवासी समुदाय और जातीय आधारित समाज ये दोनों समुदाय, ये दोनों समाज एक दूसरे पर निर्भर भी रहते थे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जैसे कि आदिवासी लोग होते हैं वो जंगलों से बहुत सारे किस्म फल फूल या कुछ कंदमूल या कुछ जड़ी बूटी औषधि जमा करते हैं, तो वह बेचते किसको, जो व्यापारी होते हैं, और व्यापारी वो उच्च वर्णीय हो सकते हैं या जाति आधारित समाज के लोग हो सकते हैं, तो उनको बेचते थे। इस प्रकार से क्या होता था कि आदिवासी समुदाय और जातीय आधारित समुदाय ये एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण एक दूसरे पर भी निर्भर भी रहने लगे और टकराव और निर्भरता के संबंध में दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का भी काम किया। तो इस प्रकार से उनमें कुछ परिवर्तन भी आ गए, समय समय के अनुसार कुछ परिवर्तन होना तो ये प्रकृति का नियम था। और इस प्रकार से दोनों समाजों में, दोनों समाज कौन कौन से, जनजातीय समाज और जातीय आधारित समाज। जातीय आधारित समाज मतलब जो ब्राह्मणों द्वारा जो नीति नियम या नियम बनाए थे, वो कर्मकांड बनाए करने के लिए कहते थे, वो पालन करने वाला समाज वो जाति आधारित समाज। जैसे कि अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग, उनकी जाति के आधार पर उनको विभाजित किया गया था। और ये आदिवासी समुदाय, तो ये दोनों समुदाय एक दूसरे पर निर्भर थे और वो दोनों समुदाय समय समय के साथ बदलते रहे। जनजातियों का इतिहास अगर हम देखेंगे तो जो समकालीन इतिहासकार होते हैं, समकालीन मतलब जो प्राचीन काल के उस जमाने के जो इतिहासकार होते हैं और मुसाफिर होते हैं, इन्होंने जनजातियों के बारे में बहुत ही कम जानकारी दी, क्योंकि हमने देखे थे कि केवल राजा रानी या महत्वपूर्ण लोगों के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती थी या प्राप्त करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन जो समुदाय होता था, जो मुख्य प्रवाह से दूर होता था या जंगलों में रहता था, उनकी विशिष्ट संस्कृति होती थी, उनके बारे में ये बहुत ही कम लिखते थे। और इसीलिए जनजातीय लोगों के जो लिखित दस्तावेज होते हैं वो नहीं प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वैसे भी जनजातीय लोग पढ़े लिखे नहीं होते, ना ही वो कभी लिखान करते थे। दूसरी बात है कि समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास मौखिक परंपरा का संग्रहण होता था। तीसरी बात है, ये परंपरा हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी और इसीलिए उनके पास ऐसे कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से अपनी जो विरासत होती है वो एक दूसरे को हस्तांतरित करते थे। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का ही इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि आदिवासी लोगों के बारे में लिखा हुआ बहुत ही कम दिखाई देता है। तत्कालीन या समकालीन इतिहासकारों ने या लेखकों ने बहुत ही कम लिखा है और इसीलिए आज के ज़माने में इतिहासकारों को आदिवासियों को जानने के लिए उनके पास जो मौखिक या वाचिक परंपराएं होती है, उन्हीं परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं और इतिहास लिखते हैं। जनजातीय लोग कौन थे, तो भारत देश की अगर बात करेंगे तो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के समुदाय रहते हैं। इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास सामने मैप दिया गया है, नक्शा दिया गया है, इस नक्शे में भी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ विभिन्न इलाकों में आपको दिखाई देती है। तो जनजातीय लोग होते हैं, ये भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, पहली बात है। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के समुदाय रहते हैं। तो पंजाब की अगर बात करेंगे तो पंजाब में एक खोकर जनजाति 13वीं सदी और 14वीं सदी के दौरान बहुत ही प्रभावशाली थी, खोकर जनजाति पंजाब में। और यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर, इनको बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मतलब हम समझ सकते हैं कि जनजातीय लोगों का भी एक प्रभाव होता था और इसीलिए बादशाह अकबर ने
गक्खर लोगों का, गक्खर समुदाय का जो मुखिया था कमाल खान गक्खर, इसको बादशाह अकबर ने मनसबदार का पद दिया था। मुल्तान और सिंध की अगर बात करेंगे तो मुगलों द्वारा ये अधीन कर दिया गया प्रदेश था और यहाँ पहले लंगाहोर और अरगुन लोगों का प्रभुत्व था। उत्तर पश्चिम में बलोच विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। बलोच पश्चिम हिमालय में गड्डी गड्रियों की जनजाति रहती थी। उत्तर पूर्वी भाग में नागा, अहोम और अन्य जनजातियों का निवास या प्रभाव होता था। हम यहाँ मैप में भी देख सकते हैं कि कौन से भाग में कौन कौन सी जमात रहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं बलूची, गक्कर, खोकर, जंजुआ, लंगा, अरगुन। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। जैसे कि अगर हम बात देखेंगे भिल्ल, कोली जैसे महाराष्ट्र में दिखाई देती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में बादागस, वेतर, तमिलनाडु में मारवाड़। ठीक, तो इस प्रकार की जनजातियाँ या भारत में पाई जाती है। चित्र में हम देख रहे हैं कि प्रमुख भारतीय जनजातियों के जो क्षेत्र है यहाँ दिखाए गए हैं और जो भील समुदाय होते हैं वो रात में हिरण का शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका एक व्यवसाय होता था शिकार करना। अन्य मुद्दा है चेर सरदारशाही की हम बात कर रहे हैं तो बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाही का उदय हो चुका था। तो चेर यह समुदाय है और अकबर का सेनापति राजा मानसिंह ने जब 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया, लेकिन वह इतने मजबूत थे और इतने ताकतवर थे कि उनको पूरी तरह से अधीन नहीं कर पाए और वह इतने संघर्ष करने के बाद भी उनको नियंत्रण में नहीं कर पाए। अगर औरंगजेब की अगर बात करेंगे तो उनके समय में चेर लोगों के कई किलों पर उन्होंने कब्जा भी किया, उनको अपने नियंत्रण भी कर लिया और इस प्रकार से उन्होंने इन जनजाति को अपने अधीनस्थ भी बना लिया। और इस क्षेत्र में रहने वाले जो जनजातियों में मुंडा और संताल थे, जो ये जनजातियाँ मुंडा और संताल थी और यह समुदाय उड़ीसा और बंगाल में भी रहता था। तो मुंडा और संताल का जो प्रभाव था वो उड़ीसा और बंगाल में भी था। कर्नाटक और महाराष्ट्र की अगर जनजातियां देखेंगे तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो पहाड़िया इलाका है उसमें कोली, बेरार इनके निवास स्थान पाए जाते हैं। कोली लोग गुजरात के इलाके में भी रहते थे। दक्षिण भारत में अगर देखेंगे तो कोरगा, वेत्तर, मारवर इनकी आबादी भारी मात्रा में पाई जाती है। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में भी फैली हुई है। 16वीं सदी के अंत तक कुछ भिल्ल एक जगह से बसे हुए खेती और कुछ जमींदार भी बन चुके थे, क्योंकि ये भिल्ल एक जगह खेती करने लगे थे, अपना व्यापार भी करने लगे थे और अपने ही समुदाय में रहते हुए उन्होंने वहाँ प्रभाव जमा दिया और इस प्रकार से कुछ लोग खेतिहर बन गए, खेती करने लगे, तो कुछ लोग जमींदार भी बन गए। अगर मौजूदा छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में यहाँ गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। तो गोंड लोग यहाँ पाए जाते हैं कौन कौन से इलाके में? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ गोंड लोगों की जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों, इस तरह से हमने जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय का यह पहला भाग देख चुके हैं। इसी अध्याय का दूसरा भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।